Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you will be fine. It's your English 2 lecture, and today in lecture we are going to start chapter number 5. Chapter number 5. In chapter number 5, we are going to study about the completing business message. Completing business message. इससे पहले चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में हमने कुछ स्टेप्स ऑफ बिज़नेस मैसेज पढ़े. अब 3 स्टेप्स ऑफ बिज़नेस मैसेज हमने चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हुए चैप्टर नंबर 5 में उनको कंप्लीट करना है. चैप्टर नंबर 3 में जो फर्स्ट बिज़नेस मैसेज को राइट करने के लिए जो सबसे पहली कैटेगरी थी, जो सबसे पहला स्टेप था, वो था प्लानिंग. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा कि किसी भी मैसेज को राइट करते हुए हमने प्लानिंग किस तरह से करनी है. सेकेंडली चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा कि जब हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो गई, हमने सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्लानिंग को अच्छे तरीके से बना लिया है, तो अब हमने उस प्लानिंग को राइट कैसे करना है, उस प्लानिंग को राइट करते हुए हमने मीडियम्स कौन से यूज़ करने हैं और उन मीडियम्स को यूज़ करते हुए हमने अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बनाना है. ठीक है, अब हम जो है वो रीड करेंगे चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 क्या है कि प्लानिंग राइटिंग हैज़ डन, नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट. नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीटिंग बिजनेस मैसेज. इन चैप्टर नंबर 5 we are going to study about the steps. By following all those steps we complete our message, and इस मैसेज को कंप्लीट करके इफ़ेक्टिव हमने शेप देनी है. अब उस मैसेज को इफ़ेक्टिव शेप हम कैसे दे सकते हैं, हमने सबसे पहले जो है वो कौन सा स्टेप फॉलो करना है, वो स्टेप है रिवाइजिंग योर मैसेज का. रिवाइजिंग योर मैसेज से क्या मुराद है कि आपने जो भी मैसेज लिखा है, पहले आपने चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ा कि मैसेज को प्लान कैसे करते हैं. चैप्टर नंबर 4 में आपने ये पढ़ा कि मैसेज को राइट कैसे करते हैं. अब मैसेज हमारे पास राइट हो के तो रिटन फॉर्म में हमारे पास सेव है. अब हमने उसको हतमी शक्ल देनी है, यानी कि हमने उसको कंप्लीट करना है. तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो करना है वो है रिवाइजिंग योर मैसेज. ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. स्टूडेंट्स, आपकी टीचर क्लास में आपको कुछ लेसन याद करने के लिए देती है कि कल आप लोगों का टेस्ट होगा, तो आपने फ़लाँ लेसन जो है वो याद करके आना है. अब आप लोग घर से अच्छे तरीके से वो लेसन याद करके चले जाते हैं. ठीक है, आप अच्छे से प्रॉपरली उस लेसन को लर्न करते हैं, लर्न करके चले जाते हैं. अब क्लासरूम में जाके टीचर आपको अगेन टाइम देती है कि आपने जो लेसन लर्न किया है उस लेसन को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें. अब टीचर रिवाइज़ क्यों करने के लिए कहती है कि जो प्रॉब्लम्स, जो एम्बिग्विटीज़ आपको घर में रह गई हैं, या तो आप उनसे दोबारा पूछ लें, या फिर आपका जो लेसन आपने अच्छे तरीके से प्रॉपरली लर्न किया था, एक दफ़ा रिवाइज़ करने से आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकें. अब इस चीज़ का भी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना कि आप अच्छे से लेसन याद तो किया है, आपने लेसन बहुत प्रॉपरली लर्न किया है, लेकिन जब टीचर को सुनाने के लिए गए हैं, जब प्रेजेंटेशन की बारी आई है, तो आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल फ्लॉप हो गई है. अब प्रेजेंटेशन फ्लॉप ना होने के लिए या प्रेजेंटेशन को फ्लॉप होने से बचाने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा अपने सारे मटेरियल को रिवाइज़ करना है. ठीक है, इसी तरह बिजनेस मैसेज में भी आपने प्लानिंग भी की, राइटिंग भी की. ठीक है, अब राइटिंग के बाद जब हमने कंप्लीटनेस की तरफ आना है, जब अपनी कंप्लीटिंग की तरफ आना है, तो हमने एक दफ़ा चेक ज़रूर करना है कि जो चीज़ें हमने प्लान की थी क्या हमने उसी के अकॉर्डिंग लिखा है. अगर उसी के अकॉर्डिंग लिखा है तो उस लिखे हुए में क्या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, क्या उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट या इफ़ेक्टिवनेस की ज़रूरत तो नहीं है. ठीक है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो करना है अपने मैसेज को कंप्लीट करते हुए, वो है रिवाइजिंग योर मैसेज का. रिवाइजिंग योर मैसेज. ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट ड्राफ्ट. आपका बुक पेज नंबर 105 बुक पे जो है वो कुछ हाईलाइटेड एरिया है. हाईलाइटेड एरिया जैसे मैं यूजुअली आपको करवाती हूँ वो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा.
अभी यहाँ पे मैंने बुलेट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। रीडिंग मैं बुक से करूँगी, यहाँ से आपने जो है वो पॉइंट्स चेक करने हैं कि रिवाइजिंग योर मैसेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है तो उसके अंदर सब हेडिंग्स क्या आ रही हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ क्लियर, यानी कि आपने जो ड्राफ्ट दिया है, जो आपने मैसेज बनाया है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पेज नंबर 105 पे इसको रीड आउट करना शुरू करते हैं। आप लोग अपनी बुक्स अपने सामने खोल लें और अपने हाथ में हाइलाइटर या पेन पॉइंटर जो भी आप अंडरलाइनिंग करना चाह रहे हैं, हाइलाइटिंग करना चाह रहे हैं, आपके पास वो मटेरियल कंप्लीट होना चाहिए। तो हम अपनी रीडिंग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। This chapter covers the task in the third step of the 3 steps writing process, revising your message to achieve optimum quality and then producing, proofreading and distributing it. After you complete your first draft, you may be tempted to breathe a sigh of relief. Send the message to its way and move on to the next project. Resist that temptation. Successful communicators recognize that the first draft is rarely as tight, clear and completing as it needs to be. ठीक है, हाईलाइट जो एरिया आपने करना है उसमें लाइन नंबर 4 के लास्ट से सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स यहाँ से स्टार्ट करके और जहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म होता है वहाँ तक आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। मीन्स टू से दैट बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक बात बताई थी कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं, वो ऑनलाइन होने हैं और MCQ फॉर्म में होने हैं। आपके MCQs उसी एरिया में से आएंगे जो आपको हाईलाइट करवाया जाएगा, क्योंकि आपकी बुक का मोस्टली पोर्शन हाईलाइटेड है। अब आपने पेपर की प्रेपरेशन करते हुए मोस्टली उन चीज़ों को देखना है जिन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिनको हाईलाइट करवाया जाता है, ठीक है। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स रिकॉग्नाइज दैट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट ड्राफ्ट, that is, successful communicator recognize that the first draft is rarely as tight, clear and completing as it needs to be। यानी कि आपका जो पहला ड्राफ्ट है वो इतना क्लियर, टाइट और इतना कंप्लीट होना चाहिए जितनी के उसकी डिमांड्स हैं। केयरफुल रिवीजन improves the effectiveness of your message, ठीक है, improves the effectiveness of your message and sends a strong signal to your readers that you respect their time and care about their opinion। ठीक है, कि केयरफुल रीड आउट करना अपने ड्राफ्ट को वो आपकी इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है और एक बहुत क्लियर सिग्नल देता है आपके रीडर को कि जो राइटर है, जो मैसेज राइट करने वाला बंदा है, उसको आपकी रिस्पेक्ट का भी ख्याल है और आपके ओपिनियन, जो अच्छा ओपिनियन आप उनके बारे में रखते हैं, उसका भी ख्याल है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लाइन नंबर 5 से आई एम सॉरी, लाइन नंबर 5 से आप लोगों ने अगेन इसको हाईलाइट करना है। However, don't fall into the common trap of thinking that you don't need to worry about grammar, spellings, clarity and the other fundamental of the good writing when you use electronic media। ठीक है, अब चेक grammatical errors carefully। इससे मुराद क्या है कि जब आपने अपने मैसेज को कंप्लीट शेप दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके मैसेज के अंदर कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना पाया जाए, वो इतना केयरफुली रिटन हो कि उसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश हो ही ना। तो यहाँ पे आपकी बुक में भी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कभी भी इस कॉमन ट्रैप ऑफ थिंकिंग में मत जाइएगा। एक कॉमन सी सोच होती है ना लोगों में कि वो जब कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें गलती का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता।
तो वो कहते हैं कि इस कॉमन ट्रैप में मत जाइएगा और ना ही ये सोचिएगा कि जो आपने लिखा है इसके अंदर कोई स्पेलिंग्स की गलती नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपकी जो राइटिंग है वो ग्रामेटिकली स्पेलिंग्स में क्लियर होनी चाहिए। और द अदर फंडामेंटल्स ऑफ द गुड राइटिंग व्हेन यू यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें फंडामेंटल्स को या फॉलो करते हुए जो भी आपके एरर्स हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग योर कंटेंट, ऑर्गेनाइज द टोन। अब आपने अपने मैसेज को रिवाइज कर लिया है, आपने ये देख लिया है कि उसका ड्राफ्ट क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कंप्लीट मतलब जो आपके रीडर्स हैं उनकी डिज़ायर्स को, उनकी नीड्स को, उनकी डिमांड्स को वो कंप्लीट कर रहा है, और आपका जो मैसेज है उसके अंदर रिवीजन से उसकी इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव हो रही है और आपने उसके अंदर पाए जाने वाले सारे ग्रामेटिकल एरर्स को केयरफुली दूर कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है कि फिर इवेल्युएटिंग योर कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड टोन। अब इवेल्युएटिंग योर कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड टोन से क्या मुराद है कि टुडेज़ टाइम प्रेस्ड रीडर्स वांट मैसेज दैट कन्वे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट क्लियरली एंड क्विकली, कि आजकल के जो रीडर्स हैं उनकी ये डिज़ायर्स हैं, उनकी ये डिमांड्स हैं कि मैसेज उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही वो उसको रीड आउट कर लें और जल्दी से वो उसके कंटेंट को या उसके कॉन्टेक्स्ट को या उसका जो मेन आइडिया है या जो पर्पस है मैसेज का जल्द उसको समझ में आ जाए। क्योंकि आजकल के दौर में हर बंदा ही एक दौड़ में मसरूफ़ होता है। दौड़ में मसरूफ़ होने से मुराद क्या है कि हर बंदे को जल्दी होती है, चाहे वो ऑडियंस मेंबर हो, चाहे वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हों, तो हर कोई ये चाहता है कि जितना जल्दी हो सके काम ख़त्म हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं जी कि जितना जल्दी कंटेंट जितना कम होगा उतना ही क्लियरली और क्विकली उसको समझ आ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि जब आपने ये देख लेना है कि आपका जो कंटेंट जो आप कन्वे कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव फॉर्म में है, उसमें कंटेंट बिल्कुल क्लियर है, आपका रीडर जो है उसको पढ़ के तो कोई उसमें उसे फील नहीं होगा, ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट वो कहता है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से। ठीक है, अपने आप से आपने क्वेश्चन क्या पूछने हैं, आपकी बुक पेज नंबर 105 पे वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सेकंड पैराग्राफ में उनको आपने हाईलाइट भी करना है। आर ऑल योर पॉइंट्स कवर इन द मोस्ट लॉजिकल एंड कन्विंसिंग ऑर्डर, कि क्या जो पॉइंट्स आप कवर करना चाह रहे थे वो एक लॉजिकल फॉर्म में और कन्विंसिंग फॉर्म में लिखे गए हैं। कन्विंसिंग फॉर्म से मुराद क्या है कि वो आपकी ऑडियंस को कन्विंस कर रहे हैं, उनकी डिज़ायर्स के मुताबिक वो आपने जो पॉइंट्स ऐड किए हैं वो हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियाज़ रिसीव, क्या जो बहुत अहम आइडिया हैं वो रिसीव किए जा रहे हैं, एंड द मोस्ट स्पेस एंड द ग्रेटेस्ट एम्फसाइज, और क्या उन पे बहुत ज़्यादा स्पेस या फिर एम्फसाइज किया जा रहा है, उन पे ज़ोर दिया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है जी कि आर एनी पॉइंट रिपीटेड अननेसेसरली, कि क्या गैर ज़रूरी तौर पर कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं हो रहा। नंबर 4 पे आपने क्या देखना है, आर डिटेल्स ग्रुप्ड टुगेदर लॉजिकली और आर सम स्टिल स्कैटर्ड थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। वो कहते हैं कि जो डिटेल्स आपने इकट्ठी की है या जो डिटेल्स आपने ऐड की है क्या वो लॉजिकली अरेंज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वो हमारे पास जी आके कहता है कि फिर आपने अपने राइट टोन को यूज़ करना है। राइट टोन को किस तरह से यूज़ करना है, कंसीडर वेदर यू हैव अचीव द राइट टोन ऑफ योर ऑडियंस, इज़ योर राइटिंग फॉर्मल इनफ टू मीट द ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस विदाउट बीइंग टू फॉर्मल और टू एकेडमिक। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल जो आपकी टोन थी उसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल टोन क्या होती है और इनफॉर्मल टोन क्या होती है, और फॉर्मल टोन को आपने किस टाइम पे यूज़ करना होता है और इनफॉर्मल टोन को आपने किस टाइम पे यूज़ करना होता है। फॉर्मल टोन इज़ यूज्ड फॉर द पर्सन हु आर ग्रेटर देन यू, ईदर इन द
job scale or in an organization or anywhere you are working, the person who is greater in scale than you, who is greater in authority than you, you have to choose the formal tone to talk to that person. Secondly, if we talk about the informal tone is used when you talk to your friends, when you talk to your buddies, when you talk to your colleagues who are same in rank of you. So all those persons who are close to you, who comes into your friendship circle, into your social circle, you have to talk to all those persons in the informal tone. मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि दोस्तों के साथ बात करते हुए आप कहते हैं यार ये करना, यार वो करना, यार ये हो गया, यार वो हो गया, लेकिन अब यही चीज़ अगर आप अपने टीचर के साथ बात कर रहे हैं या आप अपनी टीचर को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कभी भी उनके लिए यार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यार का वर्ड जब आप यूज़ करते हैं आप फ्री हो के बोलते हैं, आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की भी कोई लिमिट या कोई बाउंड्री आपके सामने नहीं आती, तब आप उसको इनफॉर्मल टोन में यूज़ करते हैं। फॉर्मल टोन में यूज़ जब उस टाइम आप लोग करेंगे जब आप लोग अपने किसी सुपीरियर बंदे से बात कर रहे होंगे, अपने टीचर से बात कर रहे होंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हेड से बात कर रहे होंगे, तो एक अदब का, एक एटिकेटिक तरीके से जब आप बात करेंगे तो वो बातचीत जो होगी वो आपकी फॉर्मल टोन में आएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइज मटेरियल। ऑर्गेनाइज मटेरियल, अब देखें जो हेडिंग है वो ही आपको बता रही है कि आपका मटेरियल बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से क्या मुराद है कि आपका मेन सब्जेक्ट, आपका मेन टॉपिक जो है वो फ्रंट पे आए और उस मेन टॉपिक को इलेबरेट करने के लिए जो आपने सपोर्टिंग डिटेल्स देनी है वो उसके बाद आएँ। सपोर्टिंग डिटेल्स देने के बाद जब आपका पॉइंट क्लियर हो जाए तो लास्ट पे आपने जो है वो कंक्लूजन, यानी कि आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये थे हमारे दो टॉपिक्स, जिनमें सबसे पहला क्या है, रिवाइजिंग योर मैसेज, और दूसरा है इवेलुएटिंग योर कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड टोन। लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड टॉपिक विच इज़ रिवाइजिंग टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी क्या होती है? पढ़ने की सलाहियत। अब आपने जब अपने उस ड्राफ्ट को, अपने उस लेटर को या अपनी उस राइटिंग को जिसको आपने लिखा है, आपने उसको रिवाइज करना है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 108, रिवाइजिंग टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। इसमें जहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है, आफ्टर कन्फर्मिंग द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड टोन ऑफ योर मैसेज, मेक अ सेकेंड पास टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। यानी कि जब आपने फर्स्ट में अपने कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और टोन को बेटर कर लिया है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है वो आता है आपने अपनी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। मोस्ट प्रोफेशनल्स आर अनड्यूटेड with more reading material than they can ever hope to consume, and they will appreciate your efforts to make your documents easier to read। कि जो मोस्ट प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपनी राइटिंग को दोबारा से इम्प्रूव करके, रीड आउट करके लिखते हैं ताकि रीडर के पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, देखिए ये किताब है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड मेरे ख्याल में नहीं होगा जो शायद आप लोग ख़ुद से रीड आउट नहीं कर सकते होंगे। ठीक है, आप लोग रीड आउट कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, ज़्यादातर लोग ट्रांसलेशन भी कर लेते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो हैं, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं,
ठीक है। हमने इन चीज़ों, हमें स्किल है इन चीज़ों के बारे में। आप लोग हमारी क्लास में बैठते हैं और हम आपको इन चीज़ों को मज़ीद इलेबोरेट करके बताते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में, याद रखने में चीज़ों को ज़्यादा आसानी हो जाए। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी सारी स्किल्स को यूज़ करते हैं ताकि अपनी रीडेबिलिटी को इतना इफ़ेक्टिव बना लें, इतना इम्प्रूव बना लें कि वो हर एक रीडर को पढ़ने में आसानी दे और साथ में सारे रीडर्स जो हैं उनको ईज़िली उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वो कहता है कि 4 पावरफुल टेक्निक्स हैं जिनको अडॉप्ट करके आप अपनी रीडेबिलिटी को बेटर बना सकते हैं, अपनी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, वेरिंग सेंटेंसेस लेंथ, ठीक है। वेरिंग सेंटेंसेस लेंथ यानी कि आपके सेंटेंसेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब देखें, अगर आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते जा रहे हैं, आपका एक सेंटेंस 2 लाइन्स पे आ रहा है या 1.5 लाइन पे आ रहा है, तो पढ़ने वाला बड़ा बोर हो जाएगा उस चीज़ से, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप एक ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, आप एक ऐसे लिख रहे हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में। अब उसमें आपने फर्स्ट लाइन लिखनी स्टार्ट की है, माई फ्रेंड्स नेम इज़ अली, he is good, honest, my classmate and effective writer, he has ability to read better, he is मतलब आपने विदाउट फुल स्टॉप सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं। लास्ट पे जाके आपने पूरा एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया उसके बारे में और फिर आपने फुल स्टॉप लगा दिया। अब जाहिर सी बात है, पढ़ने वाला जो आपका टीचर होगा, आपका रीडर होगा, जो आपका कम्युनिकेटर होगा, वो उस चीज़ से फेडअप हो जाएगा कि देखो इतने प्रोफेशनल लेवल पे आके बच्चे को लिखना भी नहीं आ रहा, कि एक ऐसे उसने लिखना है और ऐसे में उसको यही नहीं पता कि एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद उसने फुल स्टॉप देना है और सेंटेंस की लेंथ कम से कम 1 लाइन होनी चाहिए, क्योंकि 1 लाइन के ही जुमले को हम सेंटेंस कहते हैं। तो वो कहता है कि वेरी सेंटेंसेस लेंथ, के सेंटेंस की लेंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। एम्फसाइज ऑन मेजर एंड माइनर पॉइंट्स, ठीक है। अब आपकी लेंथ ऐसी होनी चाहिए जो कि इतनी अकोमोडेटेबल होनी चाहिए कि आपके जो राइटिंग है उसके अंदर जितने भी मेजर और माइनर पॉइंट्स पाए जाते हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर इक्वली एम्फसाइज किया जाए। ऐसा ना हो कि 2 पॉइंट्स पे एम्फसाइज करके आपकी राइटिंग लंबी हो रही हो तो आप अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्क्लूड कर दें, आप अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो बैक पे ले आएँ, ठीक है। ऐसा नहीं करना। आपके सेंटेंसेस की लेंथ इतनी होनी चाहिए जिसमें आप इजीली एम्फसाइज कर सकें हर मेजर पॉइंट को, हर माइनर पॉइंट को। नेक्स्ट वो कहता है जी कि कंबाइंड मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि अपनी राइटिंग में आपने मिक्स सेंटेंसेस लिखने हैं। मिक्स सेंटेंसेस से मुराद ये नहीं कि आपने सेंटेंसेस की खीर बना देनी है। मिक्स सेंटेंसेस से मुराद ऐसे सेंटेंसेस हैं कि इनमें कुछ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं, कुछ सिंपल सेंटेंसेस आ जाते हैं, कुछ हार्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी राइटिंग जो है उसमें मिक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, ना ही कि ऐसे कि बहुत ज़्यादा ही कम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करते करते आप अपनी राइटिंग को कंप्लीट कर दें तो पढ़ने वाला उसको मतलब 2 वर्ड्स या 4 वर्ड्स अगर उसकी वोकैबुलरी में, उसकी ग्रामर में नहीं आते तो वो उसमें सर्च आउट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ज़्यादातर वो उसको इग्नोर कर देगा। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। अपनी रीडेबिलिटी को बनाने के लिए आपने अपनी रीडेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप आपने फॉलो करना है वो क्या होगा, एक तो आपने मेजर और माइनर पॉइंट्स पे इक्वल एम्फसाइज करना है। सेकेंडली आपने सारे सेंटेंसेस के मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस आपने यूज़ करने हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी उस चीज़ को अप्लाई करना है और उसके अलावा आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी इस चीज़ को अप्लाई करना है। जब भी कोई भी राइटिंग आपने लिखनी है, ठीक है, कोई भी राइटिंग जब आपने लिखनी है तो उसमें कोशिश करनी है कि पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा लंबे या बहुत ज़्यादा लेंथ वाले ना हों। ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ, मतलब एक शॉर्ट पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हैं, एक शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने जो पैराग्राफ लिखना है वो अप टू 15 वर्ड्स होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम
20 वर्ड्स, 25 वर्ड्स, इतना, ठीक है। अब अप टू 15 वर्ड से मुराद 16, 17 भी आ सकता है, तो वो एक शॉर्ट पैराग्राफ होगा आपका, जिसमें आपने 15 वर्ड्स या फिर इससे कुछ ज़्यादा वर्ड्स का मैसेज कन्वे करना होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे प्रोसेस क्विकली होगा। क्विकली किस तरह से होगा कि रीडर जिसको आपने वो मैसेज भेजा है वो जल्दी जल्दी उसको पढ़ेगा, जो डिमांड आपने की है, जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। अब इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। आपके बुक पेज नंबर 108 पे स्टार्टिंग पैराग्राफ है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है आपकी लाइफ के लिए भी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, और कुछ ये माइन्यूट इन्फॉर्मेशंस हैं जैसे अप टू 15 वर्ड्स के पैराग्राफ को हम शॉर्ट पैराग्राफ कहते हैं, और इसका फ़ायदा क्या होता है, इस पे प्रोसेस क्विकली होता है। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक मीडियम पैराग्राफ होता है जो कि 15 से 25 वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है, ठीक है, जो कि 15 से 25 वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है। और इस पैराग्राफ से क्या होता है, आइडियाज़ के दरमियान में रिलेशनशिप कायम होता है, ठीक है। आइडियाज़ के दरमियान में रिलेशनशिप किस तरह से कायम होता है कि आपने एक लाइन ली, दूसरी लाइन को उससे लिंक करके लिखा, तीसरी लाइन को उससे लिंक करके लिखा, तो वो लिंक करते करते आइडियाज़ जब सारे इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो उसका जो एक 25 वर्ड्स का पैराग्राफ डेवलप होता है वो होता है मीडियम पैराग्राफ। थर्ड बात आ जाती है जी कि मोर देन 25 वर्ड्स। अब मोर देन 25 वर्ड्स का जो पैराग्राफ आपने बनाना है वो एक लॉन्ग पैराग्राफ होगा। लॉन्ग पैराग्राफ आपने कम्प्लेक्स आइडियाज़ के लिए बनाने हैं। अब एक कम्प्लेक्स बात, एक मुश्किल बात, एक कम्प्लेक्स थॉट जिसको आपने प्रेजेंट करना है, जिसको आपने बताना है, जिसको आपने शो करना है, अब जाहिर सी बात है उसकी इलेबोरेशन के लिए, उसको ज़्यादा समझाने के लिए आपको लॉन्ग लेंथ की ज़रूरत होती है। आपकी जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो जाती है जब आपने किसी भी कम्प्लेक्स आइडिया को कन्वे करना होता है। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है जी कि कीप योर पैराग्राफ शॉर्ट। कीप योर पैराग्राफ शॉर्ट, सॉरी सेकंड है ये। फर्स्ट हमारे पास आ जाता था, आ गया कि वेरिंग सेंटेंस लेंथ। सेकेंडली जो टेक्निक हमने फॉलो करनी है वो कीप योर पैराग्राफ शॉर्ट, यानी कि आपने अपने पैराग्राफ को शॉर्ट रखना है। अब उसमें सबसे पहली बात ये है कि आपने क्या करना है, आपको इस चीज़ का एडवांटेज होगा, जैसे कि अगर आप शॉर्ट वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप शॉर्ट पैराग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों फॉर्म्स में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ होगी, जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा वो ये होगा कि आपको उतना ही जल्दी इसका फीडबैक आएगा, ठीक है। अब शॉर्ट पैराग्राफ मस्ट बी ऑफ 100 वर्ड्स, कि जो शॉर्ट पैराग्राफ होता है, जो एक छोटा पैराग्राफ होता है, वो कम से कम 100 अल्फाज का होना चाहिए, या 100 से थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। तो इसमें जो पेज नंबर 108 में आप लोगों ने जो एरिया हाईलाइट करना है वो ये है कि लाइन नंबर 3 से शॉर्ट पैराग्राफ्स रफली 100 words or fewer. दिस पैराग्राफ हैज़ 78 वर्ड्स। अब दिस पैराग्राफ से मुराद आपका जो बुक का पैराग्राफ जहाँ से मैं रीड आउट कर रही हूँ, इस पैराग्राफ की बात की जा रही है कि ये पैराग्राफ जो है 78 वर्ड्स का है। आर ईजियर टू रीड देन लॉन्ग वंस, ये उन पैराग्राफ से ईजी होगा जिनको लॉन्ग वर्ड्स में लिखा गया होगा। एंड दे मेक योर राइटिंग लुक इनवाइटिंग, तो ये आपकी राइटिंग को खुद ब खुद अपनी तरफ मतवज्जो करेंगे, ठीक है। आपकी राइटिंग को ये अपनी तरफ मतवज्जो करेंगे। मतवज्जो करने से मुराद ये है कि लोगों को कंपेल करेंगे आपकी राइटिंग की तरफ आने के लिए। इस चीज़ को भी आपने हाईलाइट कर लेना है कि शॉर्ट वर्ड्स में लिखे गए पैराग्राफ को पढ़ना आसान होता है और उसमें एडवांटेज होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है यूजिंग लिस्ट एंड बुलेट्स। आपको टीचर ऐसे याद करने के लिए देते हैं
ठीक है, ऐसे याद करने के लिए देते हैं। और टीचर्स अब ये कहते हैं कि आपने ऐसे को सिर्फ एक पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपने क्या करना है, उसमें सबसे पहले जो है वो कुछ उसको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और इस तरह की चीज़ों में आपने जो है वो, ये चीज़ तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में भी आ जाती है, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स में भी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि लिस्ट और बुलेट्स को यूज़ करने से एक तो चीज़ों में सीक्वेंस आता है, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि उससे चीज़ों के अंदर सीक्वेंस आ जाता है। सेकेंडली क्या है कि उसमें विजुअली जो इम्पैक्ट होता है वो हाईलाइट हो जाता है, रीडर उसको काफ़ी अच्छे तरीके से देखता है। उसकी वजह क्या है कि रीडर को पढ़ने में आसानी होती है। कोई भी ऐसी चीज़, बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम बाज़ार में जाते हैं ना तो हम अपने कंफर्टेबल होने को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। हम किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं तो हम अपने हिसाब से देखते हैं कि उस गाड़ी में बैठना है, चाहे पैसे उसमें कम लगें चाहे ज़्यादा लगें, जिसकी सीट कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो यही असूल और तरीका हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। वो क्या है, वो है अपना कंफर्ट, ठीक है। वो हर वो चीज़ जिसमें उनको आसानी या जल्दी या कंफर्ट उनको नज़र आता है, वो उस चीज़ को जल्दी प्रोसेस करती है, उस चीज़ को जल्दी देखती है देन दैट ऑफ द अदर, जो कि लॉन्ग प्रोसेस में पढ़े होते हैं, जो कि लॉन्ग राइटिंग्स में लिखे होते हैं। तो पढ़ने वाला भी फर्स्ट रीडिंग में उसको रिजेक्ट कर देता है। थर्ड वो क्या होता है जी कि फाइंड आउट की पॉइंट्स, ठीक है, फाइंड आउट की पॉइंट्स। अब की पॉइंट्स जो हैं उनको फाइंड आउट करते हुए हमने ये जो लिस्ट और बुलेट्स हैं उनमें आसानी से की पॉइंट्स को फॉलो किया जा सकता है, की पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है जी कि लिस्ट और बुलेट्स में जो कम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं वो भी सिंप्लीफाई हो जाते हैं। देखिए अब आपके सामने जो इतने सारे मैंने हेडिंग्स बनाई, सब हेडिंग्स बनाई, कुछ को मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा, कुछ को मैंने रेड मार्कर से लिखा, कुछ को मैंने ब्लू मार्कर से लिखा। फिर अब आपकी बुक में ऐसे हेडिंग्स तो नहीं बनी हुई। मैंने ये क्यों किया, मैंने ये आप लोगों की आसानी के लिए किया, क्योंकि मेरे लिए आप लोग रीडर्स हैं, ठीक है, मेरे लिए आप सब लोग रीडर्स हैं और मैं आपको जितनी आसानी दूंगी, आपके सामने चीज़ों को जितना आसान करके प्रेजेंट करूंगी, आप लोग उतने ही इंटरेस्ट से मेरी क्लास को सुनेंगे, मेरे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट में से उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को गेन करेंगे, ठीक है। इसकी बजाय कि मैं आपसे कहूँ जी कि रिवाइजिंग योर मैसेज से लेके एडिंग, हेडिंग एंड सब हेडिंग तक पढ़ के आ जाइएगा, एक तो ये सूरत हो जाएगी। दूसरी सूरत में ये है कि मैं आऊँ क्लास में, किताब अपने सामने खोलूँ, आप लोगों को कहूँ कि किताबें खोलें और मैं रीड आउट करना शुरू कर दूँ, ठीक है। अब वो चीज़ क्या है, 2 दिन 4 दिन आप लोगों को ठीक लगेगी, लेकिन उसके बाद आप लोग उस चीज़ से फेडअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग क्लास में जमाइयाँ लेना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही बात होती है कि अपनी राइटिंग को आप जितना ईजी हो सके उतना बना के प्रेजेंट करेंगे तो तभी वो इफ़ेक्टिव रहेगी, तभी आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव रहेगी, तभी आपका बिज़नेस मैसेज एक अच्छे बिज़नेस मैसेज के तौर पे नेक्स्ट फॉरवर्ड किया जाएगा या फिर एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कम्प्लेक्स आइडियाज़ ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के कम्प्लेक्स आइडिया को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है जब आप लिस्ट या फिर बुलेट फॉर्म में बनाते हैं। अब देखें, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं ना हमारे मोबाइल में, ठीक है, वो ABCDEF से एक लिस्ट बनी होती है पूरी। अब हमने अगर ए में से अब्दुल्ला को ढूंढना है तो हमें पता होगा A फॉर अब्दुल्ला, तो हम फ़ौरन ए को क्लिक करेंगे और उसके अंदर से अब्दुल्ला को ढूंढ लेंगे, बजाय इसके कि अगर वो सारे कॉन्टैक्ट्स उस रेंज से सेव हों जो हमने कभी आज किसी का नाम सेव किया है, कल किसी का नाम सेव किया है, परसों किसी का नाम सेव किया है, तो वो सारे अगर इसी तरह से मर्ज और मिक्स हो के हमारी फ़ोन बुक में सेव होते हैं तो हमें अब्दुल्ला के नेम को ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो फ़ोन वालों ने हमारी आसानी के लिए अपने फ़ोन की ज़्यादातर जो है वो उसको क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए या अपनी ऑडियंस को आसानी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ABC या अल्फ़ाबेटिकली उसकी एक लिस्ट बना दी जिससे हमें देखने में आसानी होगी,
नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ टेक्निक है वो है एडिंग, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो ऐसे वाली एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी वो एग्जाम्पल क्लियरली यहाँ पे जो है वो हमारे सामने आ जाती है। अब हेडिंग हम किसी भी ऐसे में, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आपने एक ऐसे लिख के लेकर आना है यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, आपने एक ऐसे लिख के लेकर आना है यूजिंग एंड अब्यूजिंग ऑफ इंटरनेट। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपसे ये कहना है कि आपने उसके अंदर हेडिंग्स डालनी है। ठीक है, हेडिंग्स डालनी है। अब हेडिंग क्या होती है? ब्रीफ टाइटल, यानी कि छोटे छोटे टाइटल। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि व्हाट इज़ इंटरनेट, कि इंटरनेट होता क्या है, हाउ इंटरनेट डेवलप। अब उसके अंदर आप सब हेडिंग्स देंगे। बच्चों सामने ये जो बोर्ड के ऊपर मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको मैं एक दफ़ा दोबारा भी दिखा सकती हूँ। जैसे यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया है तो ब्लैक मार्कर से मैंने लिखा है रिवाइजिंग योर मैसेज। ठीक है, और उसके अंदर जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है इसमें ये इसकी सब हेडिंग्स हैं। रिवाइजिंग योर मैसेज जो है ये हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है, और उसके अलावा जो उसके अंदर दूसरी ब्लू मार्कर से लिखी हुई आ रही हैं ये इसकी सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 पावरफुल टेक्निक्स तो आई हैं। अब क्या है जो मेन हेडिंग है हमारे पास, जो मेन हेडिंग है हमारे पास वो है रिवाइजिंग टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। अब मेन हेडिंग के अंदर 2 सब हेडिंग्स आ रही हैं और वो 2 सब हेडिंग्स कौन सी हैं? इम्प्रूव रीडेबिलिटी और 4 पावरफुल टेक्निक्स। अब 4 पावरफुल टेक्निक देखने में तो एक सब हेडिंग है, लेकिन आगे मज़ीद उसको कैटेगराइज किया गया है 4 टेक्निक्स में। अब पहली टेक्निक क्या है? वेरिंग सेंटेंस लेंथ। अब इसकी आगे मज़ीद मैंने जो है वो सब हेडिंग्स बना दी है। दूसरी हमारे पास टेक्निक क्या आ जाती है? वो आ जाती है कीपिंग योर पैराग्राफ शॉर्ट। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरी आ जाती है वो आ जाती है यूजिंग लिस्ट एंड बुलेट्स। ठीक है, उसके अलावा जो फोर्थ आ जाती है एडिंग, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। तो हेडिंग्स जो मेन पॉइंट्स, जो मेन हेडिंग्स होती हैं, और सब हेडिंग्स जो उसके अंदर उसको क्लियर करने के लिए जो हम हेडिंग्स बना देते हैं, जो हम पॉइंट्स बना देते हैं, उनको सब हेडिंग्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि हेडिंग क्या है? ब्रीफ टाइटल है। सब हेडिंग्स किसको हम कहते हैं? सब हेडिंग हम सब सेक्शन, यानी कि हेडिंग को क्लियर करने के लिए जो उसके अंदर हम पॉइंट्स को ऐड करते हैं वो उसको हेडिंग, उसकी सब सेक्शन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्टिव हेडिंग। डिस्क्रिप्टिव हेडिंग जो होती है वो कास्ट कंसीडरेशन होती है, यानी कि आपने खुद से ही टॉपिक को सजेस्ट करना है विदाउट एनी सजेशन। ठीक है, आपने खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि आपका टॉपिक क्या है और उसमें आपको किसी भी सजेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेटिव हेडिंग, इंफॉर्मेटिव हेडिंग में उन्होंने क्या लिखा हुआ है जी कि रीडिज़ाइनिंग मटेरियल, फ्लो टू कट प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब वेल रिटन informative heading are self-contained, which means reader can skim just the headings and subheadings and understand them without reading the rest of the document. Informative heading क्या होती है कि कोई भी रीडर, कोई भी जो पढ़ने वाला है वो आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन की हेडिंग्स को रीड करे। ठीक है, और उसके अलावा आपकी जो सब हेडिंग्स हैं उनको रीड आउट करे और उसके अंदर इंफॉर्मेशन को खुद गेट करने की कोशिश करे। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 5 में हमने 3 टॉपिक्स को, 3 मेन हेडिंग्स को कवर किया है। बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये सारा पोर्शन है। मज़ीद आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन होती है हाईलाइटिंग में तो आपको हाईलाइटिंग प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है जी, टेक very good care of yourselves, stay blessed and Allah Hafiz.